अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नस्ट के नेट वन सीरीज का, जो आज चौथे दिन के टेस्ट हुए थे, 25 नवंबर को टेस्ट हुए थे। तो उसमें फिजिक्स के पोर्शन में ज्यादातर बच्चों ने जो क्वेश्चंस आपके पास देखे या जो क्वेश्चंस हमारे पास रिपोर्ट किए उन्होंने, कि उनको सवाल उनके क्वेश्चन पेपर पे नजर आए, उन सवालों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं आपके पास और उनको सॉल्व कैसे करना है, ताकि आप लोगों को आगे जाके अपने जो फर्दर डेज आने वाले हैं टेस्ट के, जो फर्दर डेज आपके पास टेस्ट के आने वाले हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिस मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहले सवाल में कह रहे हैं व्हाट रिएक्शंस अकर्स इन द सन। कौन सा रिएक्शन है जो कि सन के अंदर अकर करता है आपके पास। देखो, सन के अंदर आपके पास सन कौन है, आपके पास सन हमारा सूरज है, जो कि हमारी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की जो द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज सन। सन से हम लोगों को हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है और डिफरेंट तरह की रेडिएशंस भी हमारे पास आ रही हैं। इतनी एनर्जी कैसे बना सकता है सन? सन में ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है आपके पास जिसकी वजह से वो इतनी एनर्जी बना सकता है? तो मेरे बेटे याद रखना आपके पास कि सन के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा होता है? वो न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास कहलाता है फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स मिलके हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप बना देते हैं और दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। दो न्यूक्लियाई फ्यूज होकर आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं इस प्रोसेस को फ्यूजन। और इस प्रोसेस के अंदर आपके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि भाई एक न्यूक्लियाई की वजह से अगर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो रही है, तो सन का साइज देखो, सन में से कितनी एनर्जी निकल रही होगी फिर आपके पास। इसलिए सन के अंदर कहा जाता है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारे पास? फ्यूजन। ना सिर्फ सन में बल्कि जितने भी स्टार्स होते हैं, because our sun is also a medium sized star of our galaxy, तो जितने भी स्टार्स होते हैं उन सब के अंदर जो आपके पास एनर्जी मेकिंग प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? फ्यूजन होता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस चीज को नोटिस करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड -2I। सही है, आपके पास कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो अपने पास। ठीक हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि इस तरह, सॉरी, प्रोटॉन है जिसको हम लोग एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहां पे इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सही है, और इसी पॉइंट पे आपके पास एग्जिस्ट कर रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या है? -2I। -2I का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? अगर हम निकालते हैं तो माइनस का मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड पे जाएगा 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा तकरीबन आपके पास -2I। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास? -2I है। कह रहे व्हाट विल द प्रोटॉन डू? प्रोटॉन यहां जाना चाह रहा है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रही है? देखो, इसकी फोर्स को अपोज कर रही है, इसकी फोर्स को कम कर रही है। इसका मतलब इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, सॉरी मैं बार बार, प्रोटॉन यहां जाना चाह रहा है, तो प्रोटॉन के ऊपर क्या हो रही है? आपके पास एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। प्रोटॉन के ऊपर क्या लग रही है मेरे बेटे? एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। अगर प्रोटॉन के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है तो इसका मतलब वो उसको रोकेगी, उसकी स्पीड को कम करेगी, आपके पास उसको डिसेलरेट करवाएगी हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्लो डाउन कर देगी उसको। ठीक है भाई, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है भैया, आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलेनॉइड इज हाफ्ड। अच्छा जी, आज ये क्वेश्चन भी अक्सर बच्चों ने रिपोर्ट किया, हमारे पास ये क्वेश्चन भी देखा गया हमारे पास कि ज्यादातर बच्चे कह रहे थे कि भाई इस तरह के सवाल सोलेनॉइड के ऊपर आपके पास काफी ज्यादा है। और उन बच्चों को भी मैं थोड़ा सा बता दूं मेरे बेटे कि आपके पास जो लोग जहन में लगा के बैठे होते हैं ना कि नेट वन के अंदर तो फर्स्ट ईयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो सेकंड ईयर के भी इक्वली ही देखे गए हैं। जितने बच्चे हमारे पास अभी आप पेपर्स देकर आ रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं आपके पास कि जितने भी आपके पास पेपर फिजिक्स के क्वेश्चन अवेलेबल हैं या मैथ्स के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के ज्यादा आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, बल्कि इक्वली डिवाइड हुए हैं। जितने फर्स्ट ईयर की उतनी सेकंड ईयर की हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि नेट वन जो फर्स्ट ईयर पे ज्यादा होता है। तो ये वाली जो मेथड है ये बिल्कुल गलत है बोलना आपके पास। देखो, सेकंड ईयर का एक सवाल जो कि आज के पेपर में देखा गया है, क्या क्वेश्चन है? कह रहे इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलेनॉइड इज हाफ्ड, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दूं? आधा कर दूं। सही, एंड इट्स लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को क्या कर दूं? डबल कर दूं। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के लिए वो होता है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय L। कह रहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी छिड़ जाएगी, B डैश हो जाएगी। कब? आपने क्या क्या चीजें छिड़नी है? उसकी टर्न्स को आधा कर दो। टर्न्स को आधा कर दिया, टर्न्स था n पहले, अब हो गया n/2। करंट को नहीं छिड़ा, और क्या कह रहे हैं? लेंथ को क्या कर दो? डबल कर दो। उसकी लेंथ को क्या कर दो? डबल कर दो अपने पास। तो लेंथ डबल कर देते हैं, ये 2 और 2 4 बन जाएंगे। 4 को बाहर खींच लेता हूं अगर मैं, तो यहां रह जाएगा हमारे पास म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय L, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हमारी छिड़ी भी
भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी 1/4 टाइम्स ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगी। ए कह रहा है रिड्यूस टू 1/4, बिल्कुल सही कह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए रिड्यूस्ड टू 1/4। मूविंग ऑन। अच्छा भाई, इस सवाल के बारे में भी भाई आपके पास देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखूं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखूं, कह रहे व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ इट्स मास इज हाफ, अगर उसके मास को हाफ कर दे हम लोग। सिर्फ देखने से तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स टाइप सवाल लग रहा है, क्योंकि गैस के बारे में जिक्र है। तो आपके पास मेरे बेटे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीजें किसमें आती है साथ में, ये सब आती है सर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। अब नाउ व्हाट इज दिस आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास होती है PV इज इक्वल टू nRT। सवाल कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर भी जस्ट अ सेकंड, आपने क्या करना है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है। आर तो होता ही पैदाइशी कांस्टेंट है, तो प्रेशर फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच गया सर, प्रेशर बच गया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसका यूनिट है, मास का यूनिट है एक्चुअली हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो अगर मैं मास को आधा कर दूंगा, सवाल क्या कह रहा है भाई, अगर मैं मास को क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास। ठीक है, यानी कि मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास अगर मास को हाफ कर दोगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। एक चीज बढ़ेगी, एक चीज दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी चीज कम होगी, तीसरी भी कम, पहली भी कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर बिकम्स हाफ। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं वर्क इज इक्वल टू 15 जूल्स। फर्स्ट ईयर के टॉपिक वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक आपके पास आप लोगों को बैच में भी मेरे बेटे पढ़ाया गया था तरीके से, और बल्कि आपके FLP में भी इस तरह का एक सवाल शामिल था, मुझे याद अच्छे से। कह रहे हैं वर्क 15 जूल है, 15 जूल का वर्क है आपके पास। कह रहे हैं फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 6 मीटर की। कह रहे हैं व्हाट इज द थीटा बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया, वर्क जो होता है ना आपके पास, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। किस किस का डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं ओपन कर दूं, यहां आ जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका आ जाएगा आपके पास कॉस। मुझे पूछा क्या सवाल ने, सवाल मुझसे पूछ रहा है थीटा फाइंड करके दिखाओ। बाकी सब उसने बता दिया, उसने वर्क बता दिया, फोर्स बता दी, डिस्प्लेसमेंट बता दी। तो अब आओ वैल्यूज पुट करते हैं। वर्क की जगह कितना बताया उसने भाई, 15 पुट कर दो, मैंने 15 लिख दिया। फोर्स की जगह उसने कितना बताया, 5, मैंने 5 पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट की जगह उसने कितना बताया, 6 आ गया। और कॉस थीटा एज इट इज आपके पास। ठीक है, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3 और 3 2s are 6। ये 2 जो है वहां चले जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बराबर आ गया कॉस थीटा के। हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से भैया, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, और कॉस इनवर्स ऑफ हाफ बराबर होता है 60 डिग्रीज के। यहां पे मेरे बेटे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको आपके पास डे 1 से जब आप बैच में ज्वाइन होते हो, आपको ये बात सिखाई जाती है कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस बिना कैलकुलेटर के अगर सॉल्व करने, क्योंकि देखो ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन ही बन जाता है हमारा न्यूमेरिकल, तो आपको कुछ चीजें नेचुरली याद रखनी है। आपने कुछ चीजें आपके पास अजबर कर लेनी है जहन में, और वो क्या क्या है, उनमें है कुछ टेबल्स आपके पास 1 से लेकर 25 तक के टेबल्स आपको आने चाहिए, उनमें कुछ स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट एंगल्स के ऊपर साइन कॉस टेन की क्या वैल्यूज होती है ये भी याद होनी चाहिए, जिससे आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीपल टाइम्स जो बच्चे आपके पास टेस्ट से गुजरते हैं, फिर मल्टीपल टाइम्स जो के बच्चे आपके पास वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं जो कि एग्जैक्टली उनकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उनकी तैयारी भी ज्यादा बेहतर होती है। यहाँ पे बैच में आपके पास जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको भी नेट 1 देने से पहले हम लोगों ने उनको 2 FLP से गुजारा था। उनके फुल लेंथ पेपर्स लिए थे कि नेट के पैटर्न के ऊपर, जिसमें अगर हम लोग इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करें तो 100 मैथ्स के MCQs आए थे, 60 फिजिक्स के MCQs थे, और 40 आपके पास इंग्लिश के MCQs थे, ताकि आप, और टाइम भी आपको दिया गया था 3 घंटे का,
ताकि आप लोग नेट वन को स्टार्ट करने से पहले ही, नेट वन में नस्ट की सीट पे बैठने से पहले ही उनके कंप्यूटर लैब्स में अपने आप को देख सको कि किधर स्टैंड करते हो, ठीक है। और उससे काफी सारे बच्चों को फायदा हुआ। एफएलपीज देने के बाद जब बच्चों ने नेट वन अटेम्प्ट किया तो उनके आपके पास काफी पॉजिटिव फीडबैक्स भी रहे इसको लेके कि भाई एफएलपी को किस तरह से उन्होंने यूजफुल समझा अपने नेट वन के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं आज के दिनों में आपके पास अगला सवाल कौन सा आ रहा है जो ज्यादातर देखा गया। ये सवाल है, कह रहे हैं अ 3D फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक 3D फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। 3D का मतलब उस फोर्स के वेक्टर में आई जे के तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे मेरे पास। वैल्यू क्या मुझे नहीं पता, ना सवाल ने दिए मुझे, ठीक है, लेकिन होंगे तीनों मौजूद आपके पास। कह रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी 3D है, यानी कि इसमें भी आई जे के तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। कोफिशिएंट्स क्या आई डोंट नो, बट सवाल कह रहे हैं तो है भाई, मौजूद है आपके पास। कह रहे हैं व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डू यू कैलकुलेट फ्रॉम दीज वेक्टर्स। क्या कर सकते हो इनसे? क्या सर, ये अभी पिछला सवाल आपने दिखाया, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से? डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, वर्क आ जाएगा आपके पास। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या आ जाएगा भाई? वर्क आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया सर आपके पास, पिछले सवाल में हम देखते हुए आ चुके हैं। तो क्या निकलेगा? ए कह रहा है वर्क निकलेगा डॉट प्रोडक्ट से, बी कह रहा है वर्क निकलेगा क्रॉस से, नहीं सर डॉट से, अभी पीछे निकाल के सीखने आ चुके हैं। एनर्जी निकलेगी क्रॉस प्रोडक्ट से, नहीं। एनर्जी भी अगर निकलेगी तो एनर्जी उतनी होती है बॉडी में जितना उसमें वर्क किया जाता है, तो वो भी डॉट प्रोडक्ट से निकलती है, क्रॉस से नहीं निकलती, ठीक है। मोमेंटम यूजिंग वेक्टर से मोमेंटम नहीं निकल सकते क्योंकि मोमेंटम में मास और वेलोसिटी वेक्टर आते हैं, सही है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, वर्क यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एक इजी क्वेश्चन था आपके पास जो कि मेरे बेटे पेपर के अंदर शामिल था। अब देखते हैं अगले सवाल क्या आए हुए। कह रहे टू टेस्ट कोलिनियरिटी ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स। अगर मैं 2 और या 2 से ज्यादा पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करना चाहता हूं तो कोलिनियरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? विच मेथड्स इज यूज्ड, इनमें से कौन सा मेथड आपके पास यूज किया जाएगा? ए, स्लोप फॉर्मूला। देखो स्लोप फॉर्मूला अगर आपके पास पॉइंट 2D में एग्जिस्ट करता हो, एक प्लेन में एग्जिस्ट करता हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां वो स्पेस में चला जाता है, वो 3D में आ जाता है हमारे पास, तो 3D के अंदर पॉइंट का स्लोप फॉर्मूले से कोलिनियरिटी नहीं चेक की जा सकती। कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि स्लोप का जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आते हो मेरे बेटे, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 2D या फिर उन पॉइंट्स के लिए होगा जो प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, जो 3D में एग्जिस्ट करते हैं, XYZ एक्सिस में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बी कह रहा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है सर? डॉट प्रोडक्ट तो खुद डायरेक्शन बताते ही नहीं कभी भी हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास इसको कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम यूज भी नहीं कर सकते। सी कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब समझना क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपसे कहता हूं अगर 2D भी लें या 3D भी लें, लेट्स से एक पॉइंट यहां एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट यहां एग्जिस्ट करता है, मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास पहले आपके पास इस पॉइंट का जो बाहर वाला पॉइंट है इसका एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, जो अंदर वाला पॉइंट था इसका एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा। अगर इन दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम लाइन में हुए, जिसका मतलब पैरेलल हुए, पैरेलल होने का मतलब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना निकलेगा? 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। क्यों सर? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जब हम निकालते हैं दो वेक्टर्स का, ए क्रॉस बी, वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। साइन 0 0 होता है, जिसकी वजह से अगर क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जिस पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं आपने चेक करने हैं, 3 करने हैं, 3 का कर लो अपने पास, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई? 0 आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब उनके पोजीशन वेक्टर्स पैरेलल होंगे आपस में, ठीक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन सी, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, सही है। आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, मॉडर्न फिजिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस याद करनी पड़ेंगी भाई इसके लिए आप लोगों को, जो कि आप लोगों को मेरे बच्चे आपके बैच में पढ़ाई गई थी, बल्कि आप लोगों को नेट 1 से पहले ही कंप्लीट करवा दी जा चुकी थी ये सारे टॉपिक्स। तो अगर इनके बारे में बात करनी है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में बात करनी है, तो ये लॉ है क्या, ये कहता क्या है? ये कहता है आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हमारे पास जो मेरे बेटे एनर्जी का जो चेंज है, आपके पास जो एनर्जी इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो आपके पास बराबर होती है सिग्मा टी पावर 4 के, जिसमें सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी यहां पे। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं, टेम्परेचर को कितना कर दूं? डबल, तो 2T अगर कर दूं तो 2T के ऊपर पावर 4 लगा लो, 2 का 4 पावर 4 होती है 16, तो एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी? 16 टाइम्स बढ़ जाएगी हमारे पास। एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? ट्वाइस होगी? नहीं सर। 8 गुना होगी? नहीं। 4 गुना होगी? नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकम्स 16 टाइम्स। ठीक हो गया भाई। आओ देखते हैं अगला सवाल जो नस्ट के अंदर भैया डे 4 के पेपर में देखा गया।
कह रहे इफ फोटोन एनर्जी इज लेस देन 0.1 MeV व्हाट इंटरेक्शन विल अकर। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हो मेरे बेटे, जो आपके पास प्रीवियस 3 वीडियो सॉरी, जो डे 1 डे 2 डे 3 से आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह का एमसीक्यूज काफी दफा देखा गया है। जो आज ये चौथे दिन भी आ गया हमारे पास, ये पिछले दिनों में आ रहा था आपके पास 1.02 MeV का फोटोन हो तो क्या कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिखा रहा था कि भाई उसमें आप कर सकते हो सॉरी 1.02 का होगा तो पेयर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो अब फिर से याद करते हैं कि देखो मेरे बेटे, सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी हो जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ये तकरीबन 0.1 से लेकर 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपके पास लाई करता है, या कभी कभार 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी आ जाता है। जबकि पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमें 1.02 से बड़ी एनर्जी हमेशा चाहिए ही चाहिए, इससे बड़ी ही एनर्जी चाहिए MeV के अंदर आपके पास, तो पेयर प्रोडक्शन हो पाएगा। सवाल कह रहा है भाई मेरे पास 0.1 MeV से भी छोटा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा तो किस में होगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो कौन सा प्रोसेस हो पाएगा सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। Angular acceleration is the rate of change of angular velocity. But if the question is saying that angular velocity is uniform, change ही नहीं हो रही, constant है आपके पास, तो इसका मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा। चेंज नहीं आ रहा तो चेंज कितना हो जाएगा, 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो आंसर क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का आपके पास, 0। इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी नो एंगुलर एक्सेलरेशन इफ एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सही है भैया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 0। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 0। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई आज आपके पास पेपर में देखा गया डे 4 के अंदर नेट 1 में, कह रहे इन 24 आवर्स अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम्स 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। जितनी भी अमाउंट आपने ली थी उसका आधा नहीं, 1/4 भी नहीं, 1/8 रह गया आपके पास। मतलब इतना डिके हो चुका है रेडियोएक्टिव मटेरियल, इतना डिके हो चुका है कि भाई एक 1/8 पार्ट बचा अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। अब इसको कैसे करेंगे, कितनी हाफ लाइफ हो गई होंगी पता है आपको, 1/8। जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ 164 बोलते हैं, 1/32 बोलते हैं, 1/128 बोलते हैं, आप ढूंढो वो 2 की कौन सी पावर है। 1/8 जो होता है 2 की पावर होती है 3। सही है, जो भी 2 की पावर बनती है इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी दफा हो चुकी है, 3 दफा हो चुकी है। तो मुझे यहां से मिल जाती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ का मतलब वो वक्त कितनी दफा आ चुका है जिसमें एलिमेंट अपनी आधी अमाउंट का रह जाता है, इतना डिके कर जाता है, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 3 हाफ लाइफ। कितनी देर में गुजर चुकी है, 24 घंटे में। अरे भैया खुद सोचो, 24 घंटे में 3 हाफ लाइफ गुजर रही हैं, तो एक हाफ लाइफ कितनी देर में गुजरेगी सर, 24/3, 3 1 3, 3 8 24। द आंसर विल बी 8 आवर्स, विच इज नाइदर ऑप्शन ए नॉर ऑप्शन बी बट ऑप्शन सी, 8 आवर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 8 आवर्स। मूविंग ऑन, सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स भी 1 न्यूटन है, डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास 1 मीटर है। सही है, और एंगल भी 135 डिग्री है। सही हो गया सर। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन निकालिए। अरे सर बच्चों वाला सवाल है, वर्क किसके बराबर है, F(s cos थीटा)। फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1 मीटर। cos थीटा कितना है, cos ऑफ 135, जो कि हमें याद रखना है, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 1 तो 1 हो जाएगा, cos 135 होता है माइनस का 0.707। तो वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 0.707 जूल्स। इज इट इवन इन द ऑप्शंस, प्लस का 0.7 नहीं सर, माइनस का। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, माइनस 0.7 जूल्स। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन जो कि आपके पास भाई डे 4 के अंदर नेट 1 में देखा गया, 25 नवंबर के पेपर के अंदर बच्चों ने रिपोर्ट किया कि आपके पास आया है। इस सवाल में कह रहे हैं अ हीट इंजन रिजेक्ट कर देती है एक हीट इंजन, कितना, 1/3 ऑफ द हीट इट एब्जॉर्ब। जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी थी उसमें से 1/3 तो उसने बाहर निकाल दी। सिंपल वैसे ही हो गया जैसे घर में हमारे चूल्हों पे होता है, हम चूल्हे को चूल्हे से जितनी भी पतीले को हीट दें, उसमें से हम जितनी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं करता, उसमें कुछ तो बाहर निकाल देता है। तो ये कह रहे हैं कि जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी थी उसमें से 1/3 तो उसने जाया कर दी, बाहर निकाल दी, रिजेक्ट कर दी आपके पास। व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बताइए। सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, समझिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें Q2 होती है हीट रिजेक्टेड, वो हीट जो कि रिजेक्ट हो गई है। ठीक है,
और Q1 होती है वो हीट जो कि एब्जॉर्ब हुई थी हमारे पास, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब को हम Q1 कहते हैं और हीट रिजेक्टेड को हम लोग क्या कहते हैं, Q2 कहते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है भैया कि Q2 कितना है, रिजेक्ट कितनी हुई है, 1/3 हुई है जो एब्जॉर्ब हुई थी, तो इसका मतलब 1/3 हुई है Q1 का, डिवाइड में Q1 मल्टीप्लाई में 100। Q1 ने Q1 को काटा, एक में से 1/3 माइनस करोगे 2/3 बचेगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। सही हो गया सर। 200 को 3 से डिवाइड करना है, जब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं मेरा बेटा तो आंसर आता है 0.666। 100 लगा दोगे तो ये हो जाएगा 66.6% तकरीबन। तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अच्छा जी, 33, 50, 66। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 66%। फिर हमारे पास आओ देखते हैं कि भाई नेट वन के चौथे दिन में अगला कौन सा सवाल ज्यादा देखा गया। यार अब मैन बिल्ड्स अ मशीन, एक बंदे ने एक मशीन बनाई, भाई बड़ा साइंसदान आदमी है कोई, ठीक है, कह रहे दैट वर्क्स विदाउट कंज्यूमिंग, अरे वाह, क्या मशीन बना दी, कोई एनर्जी नहीं ले रही है आपके पास स्टार्ट होने के लिए। ये लो मेरी अगर स्क्रीन ऐसी हो जाए तो क्या ही बात हो जाए कि बिना एनर्जी के स्टार्ट हो जाए, बिना बिजली के स्टार्ट हो जाए, तो मैं तो कितना ही अपना बिजली का पैसे बचा लूं। कह रहे बंदे ने बना ली, ये क्लेम क्या कर रहा है, वैलिडेट यानी कि सपोर्ट कर रहा है किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बट कैन चेंज इट्स फॉर्म चेंज हो सकती है, इसमें कहीं ताल्लुक नहीं है सर उसका आपके पास। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ को तो ना ये वैलिडेट कर रहा है ना ये रिफ्यूट कर रहा है, फर्स्ट लॉ से ताल्लुक ही नहीं है इसका। मैंने दोनों फर्स्ट लॉ वाले ऑप्शंस काट दिए। सी कह रहा है वैलिडेटेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी वर्क हो तो उसके लिए अच्छा जी, अब देखो इस अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं अ मैन बिल्ड्स अ मशीन दैट वर्क्स विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। वाह, क्या मशीन बना दी यार हमारे बंदे ने तो, जो कि बिना एनर्जी कंज्यूम करे ही चल रही है आपके पास। ये कैसी मशीन हो सकती है सर, इवन मेरा स्मार्ट बोर्ड अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, मेरी कितनी बिजली बचे, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल रहा है, वो चला रही है इसको भाई। तो बिना एनर्जी कंज्यूम करे तो कोई डिवाइस बन ही नहीं सकती, कोई मशीन बन ही नहीं सकती। क्यों सर, क्या मसला हो जाएगा, ए वैलिडेट करेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, यानी कि सपोर्ट कर रही है ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, नहीं सर फर्स्ट लॉ को नहीं सपोर्ट कर रही। फर्स्ट लॉ तो कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि जब हम हीट देते हैं, हम एनर्जी देते हैं, तो फिर कोई आपके पास जो इंजन है वो वर्क करता है, कोई जो बॉडी है वो क्या करती है, वर्क करती है। तो एनर्जी दे के ही वर्क करवाया जा सकता है, बिना एनर्जी दिए वर्क नहीं करवाया जा सकता। तो ये सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि उल्टा इसके अगेंस्ट है ये तो, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्यों है, बिना एनर्जी दिए हम लोग वर्क नहीं करवा सकते। तो ये क्या कर रही है, रिफ्यूट कर रही है, ये आपके पास अपोज कर रही है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो क्लेम है उसके अगेंस्ट लिखी हुई बात कि बिना एनर्जी दिए हम लोग क्या करवा लेंगे भाई, एक मशीन से काम करवा लेंगे। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भाई आपके पास आज डे 4 में ज्यादातर देखा गया, कह रहे हैं इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर्स, ठीक हो गया, हाउ मच वर्क इज डन ऑन इट, उस पर कितना काम किया जा रहा होगा। तो मेरे बेटे मेरी एक बात याद रखना हमेशा अपने पास, कि जब हम लोग बात करते हैं ना सर्कुलर मोशन की, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर जो फोर्स होती है किसी भी बॉडी की पार्टिकल पे जो लग रही होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और इसी पॉइंट के ऊपर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो आपके पास इस तरफ होती है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स की जो डायरेक्शन का एंगल देखें तो ये हो जाता है 90 डिग्री। और वर्क जब भी निकाला जाता है तो वर्क सर बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा के, कॉस 90 पुट कर दोगे, कॉस 90 तो सर जीरो होता है, तो ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, अक्सर बहुत सारी वैल्यूज के साथ दे देते हैं उठा के, लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क कितना हो रहा है भैया, जीरो हो रहा है। इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो आप लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 जूल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 2f। रिजल्टेंट कितना निकल रहा है हमारे पास, 2f निकल रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज f, अगर हर फोर्स f है तो बताओ इनके दरमियान एंगल कितना होगा। यार अगर दोनों फोर्सेस f हैं, उनका आंसर 2f आ रहा है, तो f और f प्लस हुए होंगे। अब हमेशा याद रखना, देखो मेरे बेटे आपके पास एक आसान तरीका वेक्टर्स को डील करने का। वेक्टर्स को डायरेक्टली कब ऐड करते हैं, जब वो आमने सामने होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। वेक्टर्स को डायरेक्टली कब सबट्रैक्ट करते हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब वो 90 डिग्री पे होते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, जब वो किसी भी टेढ़े मेढ़े एंगल के ऊपर होते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के उनका रिजल्टेंट निकालते हो। अब यहाँ पे सवाल खुद कह रहा है कि डबल हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, f और f क्या थे, कंपोनेंट्स थे, उनका रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, 2f निकल
रहा है। अगर उनका रिजल्टेंट 2f निकल रहा है, इसका मतलब f प्लस f हुआ होगा। और प्लस कब होते हैं दो वेक्टर्स? जब उन दोनों के आपके पास डायरेक्शंस क्या होती हैं? एक दूसरे के एकदम पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब आमने सामने, यानी कि एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। आओ इसको एक फॉर्मूले से भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक हमारे पास वो होता है रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के। सही है। अब इसकी अगर अकॉर्डिंग करते हैं तो रिजल्टेंट कितना है हमारे पास? 2f का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4f स्क्वायर। सही है। एक ही जगह आ जाएगा, पहला वेक्टर भी f है, कह रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड्स कितने? f है। सवाल क्या कह रहे हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड्स कितने? f है। और एंगल निकालते हैं तो ये हो जाएगा f इंटू एफ, एफ स्क्वायर अगेन, और ये हो जाएगा cos थीटा। कितने हो जाएंगे भाई? 2f स्क्वायर। सही है भाई। 2f स्क्वायर यहाँ पे भी दोनों बन जाएंगे, ये भी होगा, कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा। डन हो गया सर। 2 ने 1 जा, 2 2 जा 4, एफ स्क्वायर ने एफ स्क्वायर को काटा। ठीक है, यहाँ बच गया हमारे पास 2, 1 वहां से माइनस होके आया, 2 माइनस 1 इसके बराबर हो गया cos थीटा के। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? cos इनवर्स ऑफ 1। और cos इनवर्स ऑफ 1 मेरे बेटे एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री के ऊपर। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो कि एंगल कितना आ रहा है हमारे पास? 0 डिग्री। देखो आपके पास हर सवाल को करवाए जाने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताई, या फिर आपके पास आपका एक डिस्क्रिप्टिव मेथड भी होता है जिसको आप सॉल्व करके भी देख रहे होते हो। तो ये तमाम चीजें आपको मेरे बेटे, जब आप लोग बैच का पार्ट थे, आप लोग बैच का पार्ट हो, तो आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह से आपने वेक्टर्स को ट्रीट करना है, और अगर आपको डायरेक्टली सवाल देखते ही जवाब देना हो तो किस तरह से फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हो कि सवाल पढ़ते ही तुम्हें कीवर्ड से समझ में आ जाए। उसके लिए वो ट्रिक्स काम की होती हैं और वो ट्रिक्स सिखाई जाती है मेरे बेटे बैच में हमारी तमाम क्लासेस के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से हर तरह के सवाल आपके लिए फिर आसान हो जाते हैं, आसान बना दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं भाई? नेक्स्ट में आपके पास कह रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ, अगर वेलोसिटी आधी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बताते हैं भाई। देखो अगर वेलोसिटी हमारे पास आधी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली वैसे क्या होती है सर? वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी डैश, जब वेलोसिटी कितनी कर दी हम लोगों ने? पहले के मुकाबले में आधी कर दी, और वेलोसिटी पे स्क्वायर लगता है तो v अपॉन 2 पे क्या लग गया? स्क्वायर लग गया। अपॉन 2 का स्क्वायर था 4 बनेगा, 4 बन के कहा जाएगा? बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? हाफ एम और वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर तो सर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो छिड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? पहले के मुकाबले में 4 गुना कम हो गई है। पहले काइनेटिक एनर्जी के ही थी, अब के ही डैश कितनी है हमारे पास? उसके मुकाबले में 4 गुना कम है। तो कितनी हो गई है सर? ऑप्शन ए 1/4 हो गई है हमारे पास। ठीक है, क्या हो गई हमारे पास? ऑप्शन ए 1/4 हो गई है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं 60 kg मैन इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड। एक लिफ्ट में आपके पास एक बंदा, जो कि लिफ्ट कहां जा रही है हमारे पास? लिफ्ट में खड़ा हुआ एक बंदा, और वो लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। सही है, वो लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। वो कितनी एक्सेलरेशन से जा रही है? 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जा रही है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन। अपेरेंट वेट, जब देखो आपके पास लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो बॉडी का जो वेट है वो आपके पास प्लस होने लग जाता है। ये अपेरेंट वेट कहलाता है हमारे पास, जो कि एक्चुअल वेट नहीं होता, लेकिन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिफ्ट आपके पास आपकी बॉडी का वेट उस तरह से आ रहा होता है। उस अपेरेंट वेट का फॉर्मूला, अगर लिफ्ट इज मूविंग अप और लिफ्ट इज असेंडिंग, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू ए प्लस जी। सही हो गया। अब मास हमारे पास कितना गिवन है? मास हमारे पास गिवन है, सॉरी सर, 60 kg। ठीक है, मास गिवन है 60, लिख दिया मैंने 60। एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास? 4.8, और जी को थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं अपने पास, तो इस जगह 10 प्लस 4.8, 4.8 को अगर मैं 5 मान लूं तो 10 प्लस 5 होता है 15, 15 60 जा 15 6 जा 90 होता है, तो 15 60 से तकरीबन कितना आ जाएगा? तकरीबन हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 900 आ जाएगा न्यूटन के अंदर। अब 900 के नियरेस्ट आंसर देख लो कौन सा आपके पास, आपको खुद नजर आएगा। ए में कह रहे हैं 588, बी में कह रहे हैं 294, सी में कह रहे हैं 58.8, जबकि डी में कह रहे हैं 882। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी 882 न्यूटन। सही हो गया भाई। अब देखते हैं अगला सवाल नेट वालों ने क्या फेंका हमारे पास। उसमें कह रहे हैं द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों को शो करती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है? सर जरा सा जहन में लाते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती क्या? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है हमारे पास a cos ओमेगा टी। ठीक है, जिसमें आपके पास ये होता है x डिस्प्लेसमेंट और a होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। x होता है डिस्प्लेसमेंट और a क्या होता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड।
अब इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो आपके पास पूरी की पूरी दारोमदार है वो किस पे कर रही है, इस डायरेक्शन पे कर रही है कि वो डायरेक्शन आपके पास कहां जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है एक्चुअली यहाँ पे ये ओमेगा टी जो है इसको हम थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ओमेगा टी लिखा हो या थीटा लिखा हुआ हो, इसको एसएचएम की जबान में कहा जाता है हमारे पास फेज, इसको एसएचएम की जबान में फेज भी कहा जाता है और फेज एंगल भी कहा जाता है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस एंगल पे या फेज एंगल पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेज एंगल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पार्ट डिफरेंस या नन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, फेज एंगल। सही है भाई। आओ आगे देखते हैं और कौन कौन से सवाल आए। अच्छा जी, अगला सवाल जो नेट वन में एनकाउंटर किया गया भाई चौथे दिन आपके पास, उसमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव्स डिपेंड अपॉन, नंबर ऑफ लूप्स किस पे डिपेंड करते हैं कि स्टेशनरी वेव्स के। देखिए भैया स्टेशनरी वेव क्या होती है, आपके पास एक रस्सी है दोनों साइड से बंधी हुई है, बीच से खींच के छोड़ दो तो इसके अंदर आपके पास एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड मूव करने वाली वेव इस तरह से बनेगी कि जो अपीयर होंगी कि भाई वो स्टेशनरी है लेकिन वो मूव कर रही होती है। ठीक है आपके पास तो अपीयर कैसी होती है कि भाई वो स्टेशनरी है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो अगर हमारे पास वेवलेंथ देख रहे हो कितनी बड़ी बनी, वेवलेंथ कितनी बड़ी बनी, जो टोटल लेंथ थी स्ट्रिंग की उसमें सिर्फ एक लूप आ पाया, यानी कि कितनी लेंथ आ पाई, λ/2 की लेंथ आ पाई। तो अगर मैं वेवलेंथ को कम कर दूं, वेवलेंथ को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो मैं ज्यादा लूप्स बना सकता हूं इसके ऊपर। अगर मैं वेवलेंथ को कम कर दूं तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा लूप्स बना सकते हैं। इवन दो जो वेवलेंथ होती है स्टेशनरी वेव्स की उसका फॉर्मूला भी होता है 12/n। यहां से अगर आप देखो आपने नंबर ऑफ लूप्स को छेड़ना है तो आप किसको छेड़ोगे, सिंपली वेवलेंथ को। वेवलेंथ को कम कर दो, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे स्टेशनरी वेव्स के। किसको कम कर दो, वेलोसिटी को, नहीं सर वेवलेंथ को। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेवलेंथ को कम कर दीजिए वेव की, आपके पास नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, सवाल भी क्या कह रहा था, नंबर ऑफ लूप्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भाई वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं आपके पास। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। कह रहे व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगर एयर से ग्लास में जा रही है यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है, हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट आपके पास। कैन इट सफर्स अ चेंज इन द, क्या चीज चेंज होती है, तो हमेशा याद रखना मेरे बेटे जब भी आपके पास मीडियम चेंज होता है, इस तरह से मैंने कल भी एक सवाल करवाया था, कल वाले में भी आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें कह रहे हैं कि भाई जब भी आपके पास मीडियम चेंज होता है तो वेव की दो चीजें चेंज होती हैं, एक होती है हमारे पास उसकी वेलोसिटी चेंज, ठीक है, और एक होती है उसकी आपके पास वेवलेंथ चेंज। तो वेव की वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होते हैं कब, जब उसका मीडियम चेंज होता है। और आपके पास क्या चीज चेंज नहीं होती जब मीडियम चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपके पास, कांस्टेंट रहती है। तो आपके पास हमेशा याद रखिएगा किसी भी वेव का जब मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जब आपके पास एयर से ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, वेवलेंथ जी सर हो रही है, स्पीड जी सर हो रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं सर फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही तो सिर्फ ये नहीं हो रही, ये दोनों तो हो रहे हैं। डी कह रहा है वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक हो गया, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो भाई आपके पास नेक्स्ट के डे 4 को देखा गया है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम। सर पिछले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट सवाल है, पिछले में पूछा था क्या होगा, इसमें पूछ रहे हैं क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा सर, ऑप्शन ए में, अब तो ये रट गया आपके पास, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या चेंज नहीं होगा हमारे पास, ऑप्शन ए चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपके पास। ठीक हो गया भाई, आओ देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आई हुई है भाई। अच्छा, तो डे 4 के अंदर अगला तरीके का सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपके पास। कह रहे हैं वी कैन हेयर साउंड अराउंड द कॉर्नर। अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल समझने इस तरह से, मेरे सामने एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है बाकी बंद है, बाहर जो बात कर रहा होगा कोई खड़ा हुआ तो उसकी आवाज तो मुझे आ सकती है लेकिन उसको मैं देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता, उसकी वजह क्या है, आओ समझना। देखो ये जो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब अगर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है तो वैसे तो थोड़ा सा है, वो हमारे हिसाब से थोड़ा सा है, लेकिन साउंड और लाइट की टर्म्स में बात करें तो साउंड की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है हमारे पास लाइट के मुकाबले में। साउंड की जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ी होती है लाइट के मुकाबले में। अगर साउंड की वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है, समझना इस बात को, अगर साउंड की वेवलेंथ बड़ी है तो आपके पास जब दरवाजा आधा खुला हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं दरवाजा हमने भेड़ा हुआ है, तो वो एक गैप बन जाता है, एक ऑब्स्टेकल बन जाता है साउंड की वेव के लिए, जिसके लिए साउंड की वेव तो वहां से डायफ्रैक्ट होकर निकल आती है, यानी कि आपके पास बेंड होके हम तक पहुंच जाती है, हमारे बाहर कमरे में जो खड़ा हुआ, तो आवाज तो हमें पहुंच जाती है। लाइट क्यों नहीं आ पाती, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, वो जो दरवाजा खुला हुआ है उसका ऑब्स्टेकल साइज बहुत बड़ा है लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में, तो लाइट बेंड नहीं हो पाती।
लाइट बैंड नहीं होती तो अभी हम लोगों को नजर नहीं आते वो लोग जो खड़े हुए हैं दरवाजे के उस पार आपके पास, ठीक है। तो इसलिए साउंड क्यों पहुंच जाता है हम लोग तक, क्योंकि डायफ्रैक्ट होता है। लाइट क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि डायफ्रैक्ट नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी, डायफ्रैक्शन। कि हम लोग बाहर अगर दरवाजे के कोई खड़ा हुआ है हमारे पास कॉर्नर पे, हम लोग उसकी आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन उस कॉर्नर पे अगर खड़ा हुआ है तो हम उसको देख नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। सही हो गया भाई। आओ देखते हैं और क्या चीजें नस्ट वालों ने हम लोगों को दी है भाई सॉल्व करने को। अच्छा, सवाल कह रहे हैं द पावर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ टेलीस्कोप आर। ऑब्जेक्टिव की पावर कितनी है हमारे पास, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव है 0.5 डायोप्टर, और पावर ऑफ आईपीस कितनी है हमारे पास 10 डायोप्टर्स। कह रहे हैं द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। और मजे की बात, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है पावर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास पावर ऑफ आईपीस अपॉन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। पावर ऑफ आईपीस कितनी है 10 है सर, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है सर 0.5 है, पॉइंट काटा एक अंडा लग गया, 5 1 5 5 2 10, 2 और अंडा कितने हो जाएंगे 20। तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी भाई इस तरह से 20 टाइम्स आ जाएगी हमारे पास। मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी 20 टाइम्स। तो ए कह रहा है 0.5 10 0.05 सब गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 25, ठीक है। आओ देखते हैं भाई नस्ट वालों ने और क्या क्या सवाल दिए हैं आज के दिन। कह रहे हैं द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स लॉ इज, कूलम लॉ क्या कहता है कि जब भी आपके पास दो चार्जेस मौजूद होते हैं तो वो दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ये जो अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है डिपेंड करती है इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उसके स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, उन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्रोपोर्शन का साइन लगता है हटता है तो यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट आता है जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला बन जाता है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स, जिसमें जो k है ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। अब देखो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। अच्छा, एक और बात भी याद रखना, ये k खुद भी किसके बराबर होता है कांस्टेंट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस आपके पास, ठीक है। तो अब देखो ना इस तरह का कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता था। सवाल में ए में कह रहा है 1/k, ये गलत हो गया। बी कह रहा है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, ये सॉरी सी कह रहा है ये सही है। बी कह रहा है 4 पाई, सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था ना, इसलिए बी गलत है। सी में कह रहा है कि आर स्क्वायर ऊपर कर दिया इसलिए डी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बच गया हमारे पास ऑप्शन सी, एफ इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। तो ये थे वो चंद सवालात जो कि मेरे बेटे आपके पास सीधा सीधा सवालात जो देखे गए आज के डे 4 के अंदर 25 नवंबर के अंदर जो नस्ट का आपके पास नेट 1 की सीरीज चल रही है। आज के दिन में ज्यादातर जो फिजिक्स के सवाल आए जो कि नए थे वो ये थे हमारे पास। इसके अलावा भी मेरे बेटे आपके पास पिछले 3 दिनों के भी अपलोड किए गए, तो आप जाके उनसे भी मदद हासिल कर सकते हो। अगर आपका पेपर अभी बाकी है उनसे मदद हासिल कर सकते हो, आपका पेपर अगर बाकी है उसके लिए भी। अगर नेट 1 के अलावा नेट 2 नेट 3 नेट 4 भी देना चाहते हो तो तब भी आपके पास ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काम आएंगे एज अ प्रैक्टिस मटेरियल। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस मटेरियल है क्योंकि ये डायरेक्टली नेक्स्ट के जो पास्ट पेपर्स जो अभी पेपर्स आ रहे हैं, जो बच्चे पेपर्स दे रहे हैं बैठ के क्वेश्चन उनके सामने आ रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है, वही बच्चे हमारे पास आके हम लोगों को बताते हैं और जिसको फिर हम लोग रिक्रिएट करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें भाई कि किस तरह की क्वेरीज हमारे पास इस वक्त नॉर्मली नेक्स्ट के अंदर चल रही हैं। और अगर आप मेरे बेटे अच्छे तरीके से नेट 2 नेट 3 नेट 4 की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मेरे बेटे हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेगी स्पेशलाइज्ड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर ऑल ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी इंटरमीडिएट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों ने नेट 1 का पेपर दिया है तो ये देने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि एप्टीट्यूड की अगर तैयारी करनी है तो अपनी जो किताबों का पलंदा है मेरे पास उससे मुझे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, और उस एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आपको मेरे बेटे सबसे ज्यादा चाहिए होगी फैसिलिटीज कि भाई आपको क्लासेस सारी पूरी मिल रही हो, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा हो आपकी क्लासेस का, प्रैक्टिस मटेरियल के साथ साथ आपके टेस्ट इतने स्ट्रॉन्ग चल रहे हो कि आप लोग अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करके अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच सको। और ये तीनों चीजें मेरे बेटे आपको ऑफर की जाएंगी हमारे बैच के अंदर। तो मैं आप लोगों को जरूर इस चीज के ऊपर बोलूंगा कि भाई बैच की डिटेल्स को अपने पास मेरे बेटे एक दफा जाके देखो हम लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो कि एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए राइट ऑप्शन क्या है। तो यहां पे मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरा नाम है सैयद हंजला बुखारी। अल्लाह हाफिज। अगर नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है
तो नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। यू आर ऑलरेडी टू मच लेट। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है अगस्त में होता है, अगस्त के बैच के लिए बच्चा ऑलरेडी जून जुलाई से रजिस्टर करवा के बैठा होता है, तो आप अभी नवंबर के एंड में बैठे हुए हो, तो भाई इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा नेट 2 की तैयारी के लिए, जिसमें नेट्स के नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4, इसके अलावा फास्ट, जीआईके, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, मेरान, आईबी, इन सब की तैयारी का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। सही है। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो नस बिजनेस स्कूल हो गई, आईबी हो गई, लम्स हो गई, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई, या अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई करें तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हो गए, और साथ साथ नस अप्लाइड साइंसेस के एग्जाम्स हो गए। सबकी तैयारी, नम्स की, एक्यू की तैयारी उसमें कवर करवा रहे होंगे। तो ईकेट के बैचेस अलग होते हैं, नेट के बैचेस अलग होते हैं, बीकेट के अलग होते हैं, एमडीकेट के अलग होते हैं। देखो बैचेस का खास बात क्या है, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होगी, आपको यूट्यूब के ऊपर कोई गाइड नहीं कर सकता, आपको ना वहां पे कोई टेस्टिंग आपकी हो रही है, ना आपको कोई प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है। जो फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि भाई बैचेस के अंदर एक तो आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, और ये लाइव क्लासेस एक टीचर नहीं दे रहा। आप पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी इदारे में भी जाओगे ना, वहां पे नॉर्मली एक सब्जेक्ट का एक टीचर मिलता है। हम लोगों ने पहली दफा इस चीज को चेंज किया, हमने आपको लाइव क्लासेस मल्टीपल टीचर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट वीक के ऊपर आपकी क्लासेस मौजूद हैं। प्रोफेसर आफ्ताब आपको अलग मैथ्स पढ़ाएंगे, प्रोफेसर हाशिम आपको अलग पढ़ाएंगे। सही है। प्रोफेसर हाशिम की अच्छी लगती है, प्रोफेसर आफ्ताब की ले लो, मुझे किसी खाते नहीं लाते, प्रोफेसर आफ्ताब साहब की ले लो, ही इज अ लेजेंड। सही है। सेम गोज फॉर द बायोलॉजी, सेम गोज फॉर द फिजिक्स, सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर द एवरी सब्जेक्ट। इधर यूर प्रिपेयरिंग, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, हर चीज अगर एक सिनेरियो है कि लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये कंप्लीट कोर्स स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान का वाहिद एडटेक इदारा जो स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है ना भाई। आजकल लोग हमें कॉपी करके इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर किसी काम का नहीं है उनके। खैर, लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। और ये लाइव क्लासेस जो होती है आप सिर्फ हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। ये तो आजकल के जो बच्चे होते हैं भाई, ये जूम शूम पे पढ़ा रहे होते हैं। हमारा अपना पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल है, उसके ऊपर आपको तमाम की तमाम लाइव क्लासेस वहीं से ज्वाइन करते हो, उसको आईडी पासवर्ड मिलता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसका ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग आपको हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर, जो भी क्लास के अंदर कंटेंट कवर होता है उस टॉपिक का हम लाजमी तौर पे आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, एंड फिर विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के दो दो प्रोफेसर तो हैं, फिर एक तीसरे प्रोफेसर है जिनका काम ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना प्रैक्टिस मटेरियल का। फॉर एग्जांपल सर हाशिम ने या सर आफ्ताब ने नंबर सिस्टम्स को पढ़ाया। नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस शीट में कुछ 300 क्वेश्चन है, टॉप के 300 क्वेश्चन। अगर आपने वो 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट में पोजीशन लेकर आओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि पोजीशन ना ला सको। सही है। तो 300 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर, उन 300 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी है, कहीं पे फंसते हो तो उनको कर लो। सही है। उसके अलावा एक और सबसे खास बात कि फिर आपका हर वीक टेस्ट कंडक्ट होगा। जो भी टॉपिक आपका कवर होगा, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब से पढ़ो, प्रोफेसर हाशिम से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, तो उसका टेस्ट कंडक्ट होगा, और उस टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन होता है। और टेस्ट प्रॉपर टेस्ट, देखो तैयारी कहीं से भी कर लोगे, बट अगर टेस्टों को नहीं दिया, प्रैक्टिस जोन्स को अटेम्प्ट नहीं करा, तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो भाई टेस्टों के अंदर खास बात क्या है, टेस्टों को भी वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। टेस्ट में प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है। आप उस प्रेशर को फेस करते हो, उस प्रेशर को फील करते हो जो आप नस के अंदर जाके अटेम्प्ट कर रहे होते हो, नस के अंदर जाके आप फेस करते हो। अब जो बच्चा कहते हैं नस में जाके वॉमिट हो गई, सर नस के अंदर तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। भाई वॉमिटिंग क्यों हो गई थी पेपर के दौरान? क्योंकि आपने उस प्रेशर को कभी फील ही नहीं करा। जब तक आप अपने घर पे सीरियस होकर नहीं बैठोगे, आप कोई स्टॉप वॉच सामने नहीं रखो, हमारे वैसे टेस्टों के ऊपर टाइमर लगा हुआ होता है, तो आपको प्रॉपर्ली प्रेशर फील करते हो आप। इसके अलावा आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं भाई, मॉक टेस्ट आपके, वीकली टेस्ट आपके अलग होते हैं, एफएलपीज यानी कि फुल लेंथ पेपर्स आपके अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके अलग होते हैं। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से जीटीज आपके अलग होते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। और इसके अलावा अब आप सोच रहे हो कि सर चले सर एक सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, एक आपके पास तीसरे प्रोफेसर है जिनका काम टेस्टों का सॉल्यूशन क्रिएट करना, वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना है। तो सर इतना सारी चीजें नहीं, इसके अलावा भी एक चीज है कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं। यानी कि भाई कोर्स की लाइव क्लासेस अलग हैं, इसके अलावा हफ्ते के 3 दिन हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास, जो तीसरे हमारे प्रोफेसर है ना, उनसे भी मुलाकात करने को मिलेगी, वो है प्रोफेसर हसन। प्रोफेसर हसन से क्या काम होगा भैया, वो आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे सब्जेक्ट की। फिजिक्स के अलग टीचर होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट के, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हो वो लाइव डाउट क्लास आपकी अलग होती है। सर बस यही नहीं, उस लाइव डाउट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस को, आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल, दुनिया का कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर लो, नीट का, जीट का, एनईटी का, एनईडी का, मेरान का, आईबीए का, एमडी कैट का, कुछ का भी, तो आप अपनी लाइव डाउट क्लास के अंदर उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में फंसा था मैं। अब आप सोच रहे हो कि सर बस यही नहीं, इसके अलावा भी एक और चीज है। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं, उन प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारी डाउट टीम अलहदा होती है। ये जो डाउट टीम होती है ये टोटली अलग है। ये इस डाउट टीम का पर्पस क्या है,
आपके जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एक फीचर डाउट टीम का, यानी कि यहाँ पे जूनियर टीचर्स होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर जूनियर टीचर अलग है, मिस राफिया है और मिस इकरा है शायद से। तो द पॉइंट इज दैट कि मैथ्स की डाउट टीम अलग होती है, फिजिक्स की डाउट टीम अलग होगी, अब्दुल मोइज है वहाँ पे और एक और बंदा है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की डाउट टीम अलग होती है, इंग्लिश की डाउट टीम अलग होती है, बिजनेस मैथ्स की, जर्नल मैथ्स की, जो नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनकी डाउट टीम टोटली अलग है, टोटली उनके अलग है, उनकी सैयद बिलाल साहब की डाउट टीम है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये चार सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कोई इदारा अगर तुम्हें इतनी मिनिमल फीस के ऊपर इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर दे, मैं तो कहूंगा भैया हमें बताना, हम भी वहां जाके पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई ना सिर्फ बैच के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, बल्कि अच्छा ये लाइव क्लासेस कंप्लीट वीक पे भी होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं, वीकडेज पे भी होती हैं। यानी कि भाई चूंकि आपको हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो एक प्रोफेसर की क्लासेस वीकडेज पे होती हैं, एक की वीकेंड पे होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों को लेना चाहे, अगर आप नेट 2 तक कोर्स कवर करना चाहते हो तो आपको दोनों की क्लासेस को लेना होगा, तो हम आपको दोनों की क्लासेस को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई बच्चा अकेडमी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो कहता है मैं वीकडेज में बिजी हूं, तो आप सिर्फ वीकेंड वाले प्रोफेसर की क्लासेस को ले सकते हो हर सब्जेक्ट के अंदर, सही है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्लास में कंटेंट कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे उन टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपके बेतहाशा मॉक टेस्ट है, एफएलपीज है, कोर्स कन्वर्जन है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो फास्ट की तैयारी कर रहा हूं, अब फास्ट का टेस्ट तो बहुत एंड के अंदर है, मैं तो नस का नेट नंबर 4 दूंगा सिर्फ। तो आप इंतहाई गलत उसके अंदर हो। अगर आपको नस का नेट नंबर 2 या नेट नंबर 4 भी देना है तो भाई आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। एक डफर बच्चे में, एक एवरेज बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। एक जो डफर बच्चा होता है ना, वो तो खैर तैयारी एंड में जाके स्टार्ट करता है, उसको पता ही नहीं होता। एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो घर वालों के प्रेशर के ऊपर कुछ सोच रहा होता है, उसके जहन में होता है कि शायद जो है ना पेपर से 2 महीने पहले तैयारी करनी होती है। और एक अच्छा बच्चा वो होता है जो तैयारी पहले स्टार्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? एक एवरेज बच्चे को लगता है कि कोर्स सिर्फ कवर करना है, हालांकि इंतहाई गलत चीज है। अगर आप सिर्फ कोर्स कवर करोगे, आप कभी भी अच्छा ना परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, आप टेस्ट पास भी नहीं कर सकते। आपको ना सिर्फ कोर्स एक दफा कवर करना है, बल्कि कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। दैट्स द रीजन कि हमारे बैचेस की यूएसपी क्या है भाई, हमारे बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। नेट 2 के लिए होगा, नेट 3 के लिए होगा, नेट 4 के लिए होगा, फास्ट के लिए होगा, जीआईके के लिए होगा, यूईटी के लिए होगा। जो उन यूनिवर्सिटीज के इंडिविजुअल सब्जेक्ट होंगे वो भी आपको अलग से मिलेंगे। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने होते, कोई फीस नहीं देनी होती। बताने का मकसद है कि बैचेस के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। किसी भी इदारे में आप जाओगे ना, वो जो फीस लेते हो 3 महीने 4 महीने के लेंगे, एक दफा जब बैच खत्म हो गया वो दोबारा रिवाइज नहीं करवाते। हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या होगा, अगर आप अभी आते हो तो उसके बाद भी जितने बैचेस होंगे आप उसका हिस्सा ही बन रहे हो, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, कोऑर्डिनेटर का एक्सेस मिलता है। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है कि भैया कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, अपना टाइम टेबल डिजाइन करवाना है, कोऑर्डिनेटर इसके लिए। मुझे बता दो पाकिस्तान के किस इदारे के अंदर कोऑर्डिनेटर मौजूद है आपके पास, एकेडमिक काउंसलर मौजूद है। तो बताने का मकसद ये कि भाई मेजॉरिटी इदारों के अंदर तो आपको एकेडमिक काउंसलर तो बहुत दूर की बात है, आपको बेसिक गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। वहां पे नॉर्मली गाइडेंस क्या मिलती है, वहां पे गाइडेंस आपको ये मिलती है कि भैया इंग्लिश का टीचर बैठ के गाइड कर रहा है, या पुलिस वाले उन्होंने बैठ के एकेडमिक काउंसलर बनाया हुआ होता है। भाई हमारे इदारे की खास बात क्या है, यहाँ पे जितने डायरेक्टर्स मौजूद है हमारे इदारे के अंदर, दे आर ऑल दोज पीपल जिन्होंने प्रोफेशनली किसी न किसी फील्ड में काम किया। जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं सर हंसला बुखारी, खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है, उन्होंने एक लंबा अरसा ए लेवल जो लेवल्स को पढ़ाया, एकेडमिक काउंसलिंग करी। इसके अलावा वो खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है जो अपनी फील्ड के अंदर रहे, सही है। हमारे डायरेक्टर के अंदर एक और डायरेक्टर है साद वकार, ही वॉज द मैनेजर इन दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी ईआरपी की फर्म है भाई, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, कभी सर्च करिएगा। बिलाल जिया वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी का डीएम था जो अपनी जॉब छोड़ के काम करने के लिए बैठे। तो हमारी कंपनी के अंदर ये तमाम लोग बैठे हुए। मैं अपना तारुफ नहीं करवाता, गलती से छोटा मोटा इंसान हूँ। अमेरिका से मेरा एक मास्टर्स रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके अलावा मेरा एक और जो बैकग्राउंड रहा वो GlaxoSmithKline का रहा, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद डाली। हम समझते हैं कि भैया जो इंसान एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवा रहा है उनका खुद कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, क्योंकि आप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवा रहे हो, कल को ये बच्चा इस जॉब साइड पे जाएगा तो जॉब सेक्टर के ऊपर कौन गाइड करेगा, जिसको खुद अरब बे नहीं आती, जो सुबह बैठ के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, शाम में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, रात में उर्दू। मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हुए हैं। That's not the case. तो द पॉइंट इज दैट कि भाई हमारी कोशिश ये होती है कि इस कौम के बच्चों को बता सकें कि भाई आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करो, आप खुदारा ये चीज समझ के सेलेक्ट करो कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। ये चीज हमेशा आपने जहन में रखनी है। खैर लंबी बहस है, तो बताने का मकसद है कि हमारे पास आपको तमाम फीचर्स मिल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तमाम चीजों को कवर अप करवाएंगे।